ओके। अभी इंटर कंपनी होल्डिंग और इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट। इसमें दो अलग अलग पार्ट में हम लोग ये कवर करेंगे। पार्ट वन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन। विथ रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी कि एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर रहा है। इस पे तीन अलग अलग सिचुएशन कवर होगा। पहला, परचेजिंग कंपनी के पास सेलिंग कंपनी का शेयर है। परचेजिंग कंपनी होल्ड शेयर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। ठीक है, ये पहला। दूसरा, सेलिंग कंपनी होल्ड्स शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। और तीसरा, बोथ कंपनीज होल्ड्स शेयर्स ऑफ ईच अदर। दोनों के पास एक दूसरे का शेयर्स है। कभी ये सब अमालगमेशन से पहले ऑलरेडी परचेजिंग के पास सेलिंग का है, सेलिंग के पास परचेजिंग का है, दोनों के पास एक दूसरे का शेयर है। ठीक है, तो वो केस पे तो लोग अमालगमेशन का इफेक्ट वगैरह कैसे दोगे? तो ये पहला पार्ट। दूसरा आएगा पार्ट टू, वो आएगा विथ रिस्पेक्ट टू अमालगमेशन। विथ रिस्पेक्ट टू अमालगमेशन, इस पे दो आता है। ओनली वन सेलिंग कंपनी is share of other company. दूसरा, both companies holds shares of each other. फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे ए लिमिटेड बी को टेक ओवर कर रहा है, तो पहले वाले केस पे ए के पास बी का शेयर है, दूसरे वाले केस पे बी के पास ए का शेयर है, और तीसरे केस पे ए और बी दोनों के पास एक दूसरे का शेयर है। यहाँ पे अमालगमेशन वाले में सपोज ए प्लस बी इक्वल टू सी बनने वाला है। ए और बी दोनों बंद होगा, नया कंपनी बनेगा सी। तो उस पर सपोज ए के पास बी का है या बी के पास ए का, सिर्फ एक ही कंपनी के पास इंटर कंपनी, और दूसरे वाले में दोनों के पास एक दूसरे का शेयर है, दोनों बंद हो रहा है और एक नया कंपनी ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे टोटल 5 डिफरेंट वेराइटीज हम लोग को ये इंटर कंपनी होल्डिंग या इन्वेस्टमेंट में कवर करना है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हर एक में कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। तो पहले अपन लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन, पहला पार्ट, परचेजिंग के पास सेलिंग का शेयर।
चलो परचेजिंग कंपनी के पास सेलिंग कंपनी का शेयर्स है, तो ऐसे केस पे तुम को क्या करना है? एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में है इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 each, 10 लाख एंड 5 लाख। असेट में है इन्वेस्टमेंट, उस पे दिया हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड। 1,20,000। ओके, अब इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये होता है कि बी लिमिटेड का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 5 लाख डिवाइड बाई 10, 50,000 शेयर्स है। टोटल शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड इक्वल टू 5 लाख रुपीज ऑफ 10 each, 50,000 शेयर्स है। आउट ऑफ 50,000 शेयर्स 10,000 शेयर ए ने खरीद के रखा है। ए के कॉलम में तुम लोग को इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है शेयर्स ऑफ बी, ठीक है? तो आउट ऑफ 50,000 शेयर्स 10,000 are held by A Limited, which means that A Limited is 10,000 divided by 50,000, 1/5 ऑनर ऑफ बी लिमिटेड। ए बी का 1/5 ऑनर है। ये समझा क्या सभी को? यस सर। तो अभी होगा क्या देखो, अगर ए बी को टेक ओवर करता है, अभी ये फॉर द टाइम बीइंग इन्वेस्टमेंट है ही नहीं ऐसा सोचो, तो ए बी को अगर टेक ओवर करेगा तो ए पीसी पे करेगा, वो पीसी किसको मिलेगा? तो बी के शेयर होल्डर्स को मिलेगा। बी का शेयर होल्डर यानी कौन? इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है? तो बी के शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अब इमेजिन करो कि बी लिमिटेड वो बंद हो रहा है, उसको जो भी पीसी मिला फ्रॉम ए लिमिटेड वो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो बी का वन ऑफ द शेयर होल्डर वो ए खुद है।
यस और नो? यस। ठीक है, पहले ए ने पीसी दिया जो बी को मिला, बी वो पीसी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो बी के शेयर होल्डर्स के लिस्ट में ए का नाम है बीइंग वन ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, तो जब ये पीसी अपने शेयर होल्डर्स को देगा तो कुछ पीसी ए को वापस आ जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, ए ने अगर इक्विटी शेयर दिया रहेगा बी को और वो बी ने वापस ए को दे दिया, तो ए का इक्विटी शेयर ए के पास वापस आ गया। ठीक है, और ये शेयर वापस आने को हम लोग बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर, एंड बाय बैक विदाउट परमिशन हम लोग को अलाउड नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, समझा क्या एवरीवन? यस सर। श्योर, समझ में आया? यस सर। ओके, तो अभी कुछ वर्किंग हम लोग देखते हैं, इसका इफेक्ट्स कहाँ कहाँ पे जाएगा। सबसे पहले इफेक्ट ऑन एनए, नेट एसेट्स। हम लोग एनए में क्या लिखते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी टेकन ओवर। इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड में हम लोग जो असेट टेक ओवर करते हो बी का असेट टेक ओवर करते हैं, बी में इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो नो इफेक्ट। ठीक है, इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे एनए पे नहीं आएगा। सेकंड, पीसी, पीसी कैलकुलेशन यहाँ पे चेंज होगा, तो वो कैसे होगा देखो। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, ये नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड डिपेंडिंग ऑन द सम, या तो वो फुल पीसेस गिवन रहेगा और फुल पीसेस नॉट गिवन रहेगा, या तो वो रहेगा इंट्रिंसिक वैल्यू। जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तुम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड निकालोगे। अगर फुल पीसेस गिवन तो वो लोग एक्सचेंज रेशियो वगैरह बताएंगे कि 5 शेयर पे 3 शेयर दे रहे, 2 शेयर पे 1 शेयर दे रहे वगैरह, तो वो तुम लोग रेगुलर वे से कैलकुलेट करो और कितना शेयर इश्यू करना है ये फाइंड करो। ठीक है, उसके बाद में चेंज वाला पार्ट क्या है, जितना शेयर हम लोग पीसी में देने वाले हैं वो शेयर हम लोग देंगे नहीं, क्योंकि ए लिमिटेड वो वन ऑफ द शेयर होल्डर है, तो उसी का ही पीसी उसके पास वापस आएगा, तो हम लोग वो शेयर देंगे नहीं। अब मैं नंबर्स के एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड, रेगुलर वर्किंग हमने किया, एन ए इक्वल टू पीसी गिन के आईवी कैलकुलेट करके या फिर फुल पीसीस गिवन एक्सचेंज रेशियो वगैरह को दिया था, वो यूज करके एज्यूम करो कि हमने पीसी कैलकुलेट किया और वो आया 30,000 शेयर्स। ठीक है, तो वो 30,000 शेयर हम लोग देंगे नहीं, क्योंकि जितना भी शेयर तुम लोग बी लिमिटेड को दोगे उसका 1/5 शेयर हम लोग के पास वापस आएगा, क्योंकि ये 1/5 ऑनर है ना ए बी का। ठीक है, तो 30,000 शेयर का 1/5 शेयर ए को ही मिलने वाला है, तो उतना शेयर वो देगा ही नहीं। वो बोलेगा कि मुझे ही जितना शेयर मिलने वाला है वो मैं माइनस करता हूँ, जो बाकी के शेयर होल्डर का शेयर है वो तुम लोग ले लो। तो 30,000 का 1/5 6,000 वो माइनस करेगा, तो मिलेगा नेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड, वो आएगा 24,000। यानी कि टोटल 30,000 शेयर्स अगर बी को दिया तो बी उस पे से 6,000 शेयर ए को देगा और 24,000 शेयर वो आउटसाइड अदर शेयर होल्डर्स को देगा। तो ए क्या बोल रहा है कि जो शेयर तुम लोग मुझे देने वाले हो 6,000 शेयर, उतना शेयर मैं देता ही नहीं हूँ, बाकी के जो शेयर होल्डर्स है 24,000 शेयर जो आउटसाइडर्स को देना है वो शेयर ले लो, पीसी खत्म हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय
इश्यू प्राइस जो सब में दिया हुआ रहेगा, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो 15 रुपीज, ठीक है। तो दोनों को मिलेगा पीसी 24,000 इंटू 15 कितना होगा? 3,60,000। समझ में आया क्या कुछ एवरीवन? $30,000 कैसे मिलेगा? वो टोटली डिपेंड है सम के एडजस्टमेंट के ऊपर कि पीसी कैसे दिया हुआ है। कुछ समय आईवी मेथड रहेगा, कुछ समय फुल पीसीस गिवन रहेगा, कुछ समय फुल पीसीस नॉट गिवन रहेगा। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो यूज़ करो। इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट है ही नहीं ऐसे सोच के पहले नंबर ऑफ शेयर निकालो, उसपे से जितना भी प्रपोर्शनेट ऑनरशिप है इसका 1/5, ठीक है, वो 1/5 तो 30,000 माइनस कर दो, तो बाकी के आउटसाइड शेयर होल्डर्स के लिए कितना शेयर इश्यू करना है वो मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय इश्यू प्राइस, तो दोनों को मिलेगा पीसी। 30,000 से लेके सब नंबर्स एज्यूम्ड है, सिर्फ कैलकुलेशन कैसे करना है वो थोड़ा समझने को ट्राई करो। बोलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके चलो, अभी हम लोग को 5 डिफरेंट एंगल से ये इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट को सोचना है। 5 डिफरेंट एंगल यानी कि एनए, पीसी, डिफरेंस, एंट्रीज इन सेलिंग, एंट्रीज इन परचेसिंग। तो हमने 2 कवर कर लिया, अभी तीसरा कवर करते हैं, इफेक्ट ऑन डिफरेंस। रेगुलर सब में क्या होता है कि हम लोग डिफरेंस के लिए एनए माइनस पीसी करते हैं, लेकिन इंटर कंपनी में दोनों को थोड़ा सा वर्किंग ये अलग वे से करना पड़ेगा। अब ये अलग वे से क्या करोगे? सबसे पहले तुम लोग एन है, फॉर एग्जाम्पल एन है 5 लाख रुपीज माइनस पीसी। पीसी हम लोग को मिला ऊपर जो हमने वर्किंग किया उसके हिसाब से 3,60,000। एन एज्यूम्ड है, ढूंढने को मत जाओ। पीसी भी हम लोग का एज्यूम्ड यहाँ पे वर्किंग किया है, तो 3,60,000 पीसी मिला, ठीक है। तो हम लोग को डिफरेंस मिलता है 1,40,000। ये 1,40,000 को हम लोग बोलेंगे आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, चेंज क्या है वो थोड़ा देखो। ए लिमिटेड के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट था जो था 10,000 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड 1,20,000, ठीक है। 10,000 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड 1,20,000। जब भी ए ने बी को टेक ओवर किया तो बी लिमिटेड बंद हो जाएगा। अगर बी लिमिटेड कंपनी ही नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट का क्या वैल्यू? अगर तुम लोग बोलो कि तुम्हारे पास 1,20,000 रुपीज का शेयर्स है ऑफ बी लिमिटेड, लेकिन वो कंपनी अगर बंद हो गया अमालगमेशन के बाद, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू लेस हो गया। जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसका शेयर तुम्हारे पास कैसे रह सकता है? तो तुम लोग को ये 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि बी लिमिटेड अभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, वो बंद हो जाएगा। तो अगर तुमने ये इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ किया तो वो तुम लोग के लिए लॉस है, ए लिमिटेड के लिए लॉस है। और वो लॉस क्यों हो रहा है? तो वो ऑन अकाउंट ऑफ अमालगमेशन हो रहा है। अगर हमने अमालगमेशन नहीं किया रहता तो ये लॉस होता ही नहीं। तो ये वन टाइम लॉस है, ये दोनों पीएनएल में राइट ऑफ नहीं करोगे, ये दोनों राइट ऑफ करोगे या एडजस्ट करोगे अगेंस्ट गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो अभी तुम लोग क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पे ही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट fair value of investment in B लिमिटेड, ये दोनों माइनस कर दोगे। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 1,20,000, एज्यूम कि यही फेयर वैल्यू है, तो 1,20,000 दोनों माइनस करोगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली जब दोनों जब माइनस करते हो ना, तो ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली गुडविल या कैपिटल रिजर्व के सामने एड्रेस हो रहा है, क्योंकि ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको या तो तुम बोलोगे गुडविल या तो बोलोगे कैपिटल रिजर्व। तो अभी देखो 5 लाख रुपीज है एन ए,
-360 -120, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 20,000। 20,000. 20,000. और ये दोनों को मिला के पीसी कंसिडर करो, तो ये 480 पीसी है, 5 लाख एनए है, तो ये गुडविल क्रिएट हो रहा है कि कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो रहा है? कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो उन्होंने 5 लाख का असेट खरीदा और उसके सामने तो उन्होंने सिर्फ 480 ही पे किया, ठीक है। तो तुमको 20,000 का कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ। गुडविल भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय कैपिटल रिजर्व ही आएगा। अगर नेगेटिव आया तो तुम लोग उसको गुडविल बोलो, ठीक है। मैं इसको पीसी का पार्ट क्यों गिन रहा हूँ? ये 3,60,000 में अब भी पे कर रहा हूँ वो लोग को, और 1,20,000 मैंने पहले ही उसका शेयर खरीदा था, ठीक है। मैंने पहले उसका शेयर खरीदा था तो वो फ्री में थोड़ी मिला था, 1,20 मैंने पे किया था ना। तो मैंने टोटल बी को टेक ओवर करने के लिए कितना पे किया? तो 360 अब भी पे किया, 120 पहले ही मैंने खरीद लिया था, तो 120 प्लस 360 ये दोनों मिला के मुझे मिलेगा टोटल पीसी। तो टोटल पीसी कंपेयर्ड विथ एन ए, तो मुझे मिलेगा गुडविल कैपिटल रिजर्व। तो याद करके तुम लोग को इसका फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सम आएगा, तभी इसका थोड़ा सा और वर्किंग करना पड़ेगा। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग 120 को ही मैं फेयर वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ, तो मुझे 20,000 का कैपिटल रिजर्व आ गया, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट, थर्ड इफेक्ट ऑफ इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट। पहला था एनए पे कोई चेंज नहीं, दूसरा था पीसी, पीसी में प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ शेयर माइनस करना है, बाकी का पार्ट सेम है। डिफरेंस में तुम लोग को फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, तो तुम लोग को मिलेगा गुडविल है कैपिटल रिजर्व। अभी फोर्थ वन, एंट्रीज इन सेलिंग कंपनी। एंट्रीज इन सेलिंग कंपनी में सिर्फ एक हम लोग को चेंज करना है, proportionate PC of A Limited belonging to A Limited is to be written off in equity shareholder account। ये जब ये सम करेगा तब ये बताऊंगा, अभी सिर्फ ये पॉइंट लिख के रखता हूँ कि ये एडजस्टमेंट है जो उनको करना है, क्योंकि प्रॉपर नंबर्स का एग्जांपल चाहिए, तभी तो उनको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एंट्री में कैसे आ रहा है। तो अभी फॉर द टाइम बिंग सिर्फ ये एक लाइन लिख के रखता हूँ। नंबर 5, एंट्रीज इन परचेजिंग कंपनी, इस पे क्या चेंज होगा? तो एंट्री नंबर 1 में तुम लोग लिखोगे असेट्स अकाउंट डेबिट फ्रॉम एनए टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ये भी फ्रॉम एनए टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये पीसी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्रॉम पीसी, ठीक है। और जब भी तुम लोग एंट्री को क्लोज करते हो तो दोनों को मिलता है अदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे याद करके तुम लोग को इन्वेस्टमेंट जो मैंने बोला वो राइट ऑफ करने वाला पार्ट यहाँ पे कवर करना है। इन्वेस्टमेंट असेट है, डेबिट है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग को उसको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, फेयर वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे राइट ऑफ करने वाले हैं, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ, ठीक है। ये हम लोग को एक नया पार्ट है जो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सर और ये जो ये फोर्थ वाला एंट्री, हाँ, सर ये जो फोर्थ वाला एंट्री है दैट इज एडजस्टिंग अगेंस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो प्रोपोर्शनेट ये है पीसी नहीं है वो बाद में मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी उसका नंबर्स का ओके। एग्जांपल नहीं, इसके लिए मैंने वो कवर नहीं किया।
तो तुम लोग के एंट्री में क्या चेंज हो रहा है? तो पहले तुम लोग ये रेगुलर एंट्री यहाँ से लेके यहाँ तक लिखते ही थे, ये कॉमन है, ठीक है। लेकिन ये एक नया पार्ट आ रहा है कि तुम लोग को इन्वेस्टमेंट यहाँ पे राइट ऑफ करना है, ये वाला एंट्री में ही राइट ऑफ करना है, ठीक है। और ये लिखने के बाद तुम लोग को बैलेंस फिगर मिलेगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ये तुम लोग का बैलेंस फिगर रहेगा एंट्री का, जो मैच होगा विथ योर डिफरेंस अमाउंट। ये 20,000 रुपया बैलेंस फिगर आना चाहिए कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो ये वैसे ये एक एंट्री दोनों का चेंज होता है, अदर एंट्रीज सेम, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे चेंज हो रहा है वो मैंने लिखा है। एनए में कोई इफेक्ट नहीं है, एनए रेगुलर वैसे वर्किंग करना है, पीसी में प्रोपोर्शनेट माइनस करना है, डिफरेंस में एनए माइनस पीसी माइनस फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एक नया पार्ट आएगा, तो दोनों को मिलेगा डिफरेंस अदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। सेलिंग कंपनी के एंट्री में ये एक नया पार्ट आएगा जो सीखना बाकी है अपना। और परचेजिंग के बुक में हम लोग को फर्स्ट एंट्री जो लिखते हैं उस पर एक लाइन और ऐड करना है, जो है इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, ये राइट ऑफ कर रहे हैं। और ये राइट ऑफ करने के बाद में दोनों को डिफरेंस मिलेगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जो इसके साथ मैच होगा, ठीक है। तो ये हुआ बैकग्राउंड ऑफ इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट। अगर लिख रहे हो तो कहाँ तक लिख के हुआ है मुझे बताओ, तो वही सबसे मैं स्क्रीन रखता है। सर हो गया सर लिख के लास्ट पूरा। का ही लिख रहे थे, इन्वेस्टमेंट इन बी। हो गया सर। Question number 10. The following are the balance sheet of Good Limited and Bad Limited on 31st March 2018, rupees in crores. Equity and liabilities, उस पे है equity share capital, authorized just information का part है, ये total में लेना नहीं है, ठीक है। Issued subscribed equity share of 10 each fully paid, ये तुम्हारा real equity share capital है 12 and 5, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ शेयर अगर क्रोर्स में ही रखा तो 5 डिवाइड बाय 10 0.5 करोड़ और 1.2 करोड़ है। ऑथोराइज सिर्फ इंफॉर्मेशन का है, उसको और कहीं पे यूज़ नहीं करना। अदर इक्विटी यानी कि रिजर्व, तो टोटल इक्विटी में आएगा 12 प्लस 88 100 और 5 प्लस 10 15, ठीक है। ये टोटल इक्विटी। अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम गुड लिमिटेड, बैड ने लोन लिया है 10 का, तो अगर बैड के लिए लाइबिलिटी है तो गुड के लिए असेट रहेगा। देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन गिवन टू बैड लिमिटेड 10, ठीक है। ये इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट यानी कि शेयर्स खरीदा रहेगा, उससे हम लोग इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये तो इंटर कंपनी बैलेंसेज जो हमने पहले कवर किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, डेटर क्रेडिटर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, और उस पर एक आता लोन गिवन लोन टेकन, तो ये लोन गिवन लोन टेकन। तो परचेसिंग के बुक में हम लोग को एक एंट्री पास करना है लास्ट में, जो आएगा लोन टेकन अकाउंट डेबिट टू लोन गिवन अकाउंट, बाकी इसका कोई और इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आया टोटल ऑफ लाइबिलिटी। पीपी दिया हुआ है, लेस डेप्रिसिएशन तो डब्ल्यूडीवी, तो तुम लोग को ये 80 और 60 को कंसिडर नहीं करना है, 20 डब्ल्यूडीवी उसी को कंसिडर करना है। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, अब ये देखो 30 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ बैड लिमिटेड, गुड के पास बैड का शेयर है, यानी कि ये अपना जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट वेराइटी है, उसका ये सम होगा। परचेजिंग कंपनी है गुड लिमिटेड, सेलिंग कंपनी है बैड लिमिटेड, तो गुड के पास बैड का शेयर है, यानी कि परचेजिंग ऑन शेयर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। लॉन्ग टर्म लोन गिवन टू बैड लिमिटेड, ये जैसे मैंने बोला कि इंटर कंपनी है, सिंपल क्रॉस कैंसिल करना है। लॉन्ग करंट असेट, उसमें ब्रेकअप दिया नहीं है, टोटल करंट असेट दिया है, लेस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज उनको यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग के फॉर्मेट के हिसाब से शेड्यूल 3 के हिसाब से करंट लाइबिलिटी लाइबिलिटीज में जाता है, ठीक है। तो ये 20 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 200 माइनस 133, ठीक है। करंट लाइबिलिटी माइनस होगा तो आना चाहिए 100 रुपीज़, ठीक है।
On that day, Good Limited absorbed Bad Limited. The members of Bad Limited are to get one equity share of Good Limited issued at a premium of 2 per share for every 5 equity shares held by them in Bad Limited. पीसी का टाइप क्या है? फुल पीसी, गिवन, नॉट गिवन, इंट्रिंसिक वैल्यू. फुल पैसे गिवन. फुल पीसी गिवन. ठीक है, एक्सचेंज रेशियो दे दिया है तो उससे दोनों का नंबर ऑफ शेयर मिलेगा. हर 5 शेयर के लिए एक शेयर देगा. तो नंबर ऑफ शेयर कितना इश्यू करना है ये बता दिया है. कौन से प्राइस पे शेयर इश्यू करना है वो भी बता दिया है. तो फुल पीसी इज गिवन. ठीक है, तो हम लोग का जो फर्स्ट लाइन था पीसी का, नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड, वो ये एक्सचेंज रेशियो से मिल जाएगा. माइनस प्रोपोर्शनेट होल्डिंग 30 लाख शेयर है आउट ऑफ 0.5 करोड़ यानी कि 50 लाख. तो 50 लाख में से 30 लाख यानी कि 60% शेयर अपने पास है. ठीक है, तो वो 60% शेयर अपन माइनस करेगा तो हम लोग को मिलेगा नेट नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड मल्टीप्लाइड बाय इश्यू प्राइस. 12 रुपये पे शेयर इश्यू हो रहा है, 2 रुपये प्रीमियम पे, तो हम लोग को मिल जाएगा पीसी. ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सब दे दिया. You are asked to pass journal entries in the books of 2 companies to give effect to the above. तो उनको जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला है. ऑब्वियसली लोग इस पे बैलेंस शीट भी बनाएंगे, तो दोनों कंपनीज का जर्नल और बैलेंस शीट ये हम लोग को कवर करना है. थोड़ा लेंदी होगा तो अब ब्रेक दे दो. हाँ, पहले ब्रेक ले लेते हैं, बाद में सम कंटिन्यू करते हैं. ओके, सबसे पहले इंफॉर्मेशन एड्रेस पर में सिर्फ ये एक ही है कि पीसी कैसे पे करना है, बाकी कुछ भी नहीं है. तो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. पहला एन ए. इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो सिर्फ एक ही कंपनी का एन ए सफिशिएंट हो जाएगा, दोनों कंपनीज का नहीं चाहिए. सबसे पहले है पीपी. 40 का कॉस्ट दिया है, 34 उसका डेप्रिसिएशन है, तो WDV है 6. उसके बाद में करंट असेट्स है 134 प्लस वैल्यूज ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर. इसमें आएगा करंट लायबिलिटीज 115. इसके अलावा लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर है, अदर इक्विटी है, ये दोनों टेक ओवर नहीं होता है. अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम गुड लिमिटेड 10. याद रखो, इवन तो ये इंटर कंपनी लोन है, लेकिन पहले हम लोग ये टेक ओवर करेंगे, एनए में इंक्लूड करेंगे. हम लोग परचेजिंग के बुक में इसको लेके जाएंगे और परचेजिंग के बुक में इसको क्रॉस कैंसिल करेंगे. ठीक है, तो अभी तो ये हम लोग को लेना ही है.
एन ए कितना आएगा बताओ? 15. पीसी सबसे पहला लाइन अपना वो कॉमन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड, एक्सचेंज रेशियो दोनों को दे दिया है. Members of BAD Limited are to get 1 equity share of good issued at a premium of rupees 2 per share for every 5 equity shares held. 5 शेयर के लिए 1 शेयर. तो टोटल नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 5 करोड़ है डिवाइड बाय 10 ईच. ठीक है, 5 करोड़ डिवाइड बाय 10 ईच यानी कि 0.5 करोड़. उसके लिए कितना? कितना आएगा? 0.1. आ रहा है 0.1. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इस पे से हम लोग माइनस करेंगे प्रोपोर्शनेट होल्डिंग ऑफ परचेजिंग. नाम क्या है? गुड. गुड लिमिटेड के पास 30 लाख शेयर्स है. ठीक है, 30 लाख. टोटल नंबर ऑफ शेयर इसके है 50 लैक्स. 0.5 करोड़ यानी कि 50 लाख. ठीक है, तो 30 लाख डिवाइड बाय 50 लाख यानी कि ये 3/5 ऑनर है. ठीक है, तो 0.1 का 3/5 कितना आएगा? 0.06. ये प्रोपोर्शनेट होल्डिंग माइनस होगा नेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड 0.04 मल्टीप्लाइड बाय इश्यू प्राइस. इश्यू प्राइस दोनों को दे दिया है कि एट अ प्रीमियम ऑफ 2. ऊपर बोला है शेयर ऑफ 10 ईच है तो 12 रुपया इश्यू प्राइस होगा. पीसी 0.04 इंटू 12 कितना होगा? 0.48.
एवरीवन यहाँ तक समझ में आया? चलो अभी लास्ट पार्ट, डिफरेंस। सबसे पहले एन है 15 प्लस पीसी 0.48 प्लस फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग फाइंड करेंगे कैसे? यहाँ पे हमने 30 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 एक्वायर किया था, 3 करोड़ का अमाउंट है, ठीक है। लेकिन ये 3 करोड़ अपना कॉस्ट है, ये प्राइस पे हमने खरीदा है, ये उसका फेयर वैल्यू नहीं है, ये हमने पहले खरीदा रहेगा, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले हमने ये खरीदा रहेगा। आज उसका फेयर वैल्यू कितना है, ठीक है, वो फेयर वैल्यू तो लोग यहाँ पे माइनस करोगे। अब ये फेयर वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? तो देखो 5 इक्विटी शेयर पे 1 इक्विटी शेयर मिलता है, ठीक है। तो टोटल 50 लाख शेयर पे 10 लाख शेयर मिलेगा, उस पर से हमने प्रोपोर्शनल माइनस किया 3/5, तो नेट शेयर्स आया 12 रुपये का एक शेयर, तो टोटल पैसे मिला। तो वैसे सेम वे हम लोग ये जो 30 लाख शेयर अपने पास है उसका भी पैसे निकाल सकते हैं ना। अगर 50 लाख शेयर का 10 लाख आ रहा है तो 30 लाख शेयर पे कितना आएगा? देखो 5 शेयर पे 1 शेयर है, तो अपने पास नंबर ऑफ शेयर है 30 लाख यानी कि 0.3 करोड़। उस पे कितना आएगा? 0.06 0.06, ठीक है, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, इनटू इश्यू प्राइस 12 रुपये, कितना आ रहा है? 0.72। ये इसका फेयर वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू यानी क्या? आज का उसका मार्केट प्राइस। तो अगर 50 लाख शेयर का मार्केट प्राइस 10 लाख शेयर इंटू 12 रुपया है, तो वैसे प्रोपोर्शनेट 30 लाख शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है। तो 30 लाख शेयर पे 0.06 करोड़ यानी कि 6 लाख शेयर मिलेगा। ये 6 लाख शेयर कौन से प्राइस का मिलेगा? तो 12 रुपये का मिलेगा। तो 6 लाख शेयर इंटू 12 रुपया यानी कि 72 लाख, ये उसका फेयर वैल्यू, ठीक है। तो ये अपना एन है, ये अपना पीसी। सर मेरे को नहीं समझ में आया ये बात।
हम लोग को फेयर वैल्यू यानी कि आज का मार्केट वैल्यू चाहिए। तो 5 शेयर पे वो लोग 1 शेयर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे 50 लाख शेयर्स है, 0.5 करोड़ शेयर्स है। तो 0.5 करोड़ पे 10 लाख शेयर्स दे रहे हैं, 0.1 करोड़ ऑफ 12 रुपीज़ ईच। तो अगर हम लोग को ये जो 30 लाख शेयर्स अपने पास है उसका फेयर वैल्यू निकालना है, तो जो फेयर वैल्यू बाकी शेयर्स का है सेम फेयर वैल्यू 30 लाख शेयर का भी रहेगा। तो 30 लाख शेयर पे कितना शेयर्स मिलेगा? तो 5 शेयर पे 1 शेयर, तो 30 लाख शेयर पे 0.06 करोड़ का शेयर्स मिलेगा। और ये शेयर कौन से प्राइस पे मिलेगा? तो 12 रुपये पे। तो जो प्राइस उन लोगों को परचेसिंग कंपनी से मिलने वाला है दैट इज नथिंग बट इट्स फेयर वैल्यू, आज का मार्केट वैल्यू, ओके सर। ठीक है। तो 0.72 ये फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स है। तो हम लोग को मिलेगा नेट डिफरेंस जो आएगा 15 माइनस 0.48 माइनस 0.72, 13.8. ये हम लोग 15 करोड़ का असेट खरीद रहे हैं, ठीक है। उसके सामने हार्डली ये 1 करोड़ जितना पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 1.2 करोड़ का पेमेंट कर रहे हैं, तो बाकी का हम लोग को गेन हो रहा है, ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अब तुम लोग बोला कि इतना बड़ा गेन कैसे आता है, ठीक है। तो इसमें ना मेन जो रोल प्ले कर रहा है ना वो ये है कि सेलिंग कंपनी का ऑलरेडी 60% शेयर्स अपने पास था, 3/5 ऑनर यानी कि 60% शेयर्स अपने पास है। तो जब भी 60% शेयर्स अपने पास है तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सेलिंग कंपनी का वो अपने पास है। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन पास हो रहा है, कंपनी का जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हो रहा है कि अपनी कंपनी को बेच देते हैं टू गुड लिमिटेड, तो बाकी सब लोग अगर मना करेंगे ना फिर भी रिजोल्यूशन सेल के फेवर में ही जाएगा, क्योंकि अकेला 60% ऑनर परचेजिंग कंपनी है। तो अगर वो बोलेगा हाँ और बाकी सबने ना बोला तो भी ये डील होने ही वाला है। सेकेंड थिंग ये कि जब ये पीसी का मैटर आएगा तो ये बोलेगा 5 शेयर पे 1 शेयर, यानी कि बहुत ही कम दे रहा है वो भी 12 रुपये पे दे रहा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत हेवी प्राइस का है। तो पीसी बहुत ही कम है। अगर उस पर भी लोग ऑब्जेक्शन लेंगे तो अगेन मेजोरिटी इसका ही है, 60% ऑनर ये है। अगर ये बोलेगा हाँ हम लोग को चलेगा तो ऑटोमेटिकली रिजोल्यूशन पास होगा। तो ऑलमोस्ट ये जो कंपनी है ये हम लोग को पानी के भाव में मिल जाएगा, ठीक है। और ये लेने के लिए तुम लोग को पहले 60% शेयर खरीदना पड़ेगा, वो मस्ट है। अगर वो तुम लोग के पास नहीं रहेगा तो तुम लोग ऐसे अपने फेवर में डील को फाइनलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एज गुड एज पहले से ही अपना सब्सिडरी था, 60% शेयर यानी कि ये अपना सब्सिडरी बन चुका है। तो ये पहले से अपना सब्सिडरी था, हमने रिजोल्यूशन पास किया कि वो कंपनी को अपने साथ मर्ज करो। फॉर्मेलिटी है, थोड़ा बहुत शेयर देके ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दिया। अब ये 100% कंपनी अपना हो गया और इसी के वजह से हम लोग को इतना सारा गेन हुआ। रेगुलर सब में इतना बड़ा गेन नहीं होता है, 15 करोड़ के सामने 13 करोड़ का गेन नहीं होता है। लेकिन ये सब में वो हो रहा है क्योंकि ये सिचुएशन में ऑलरेडी अपने पास 60% शेयर्स पहले से था, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी कंपनीज जो नई नई कंपनीज रहती है, छोटी कंपनीज, उस पर लोग इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हैं कि अगर वो कंपनी आगे चल के ग्रो हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है, तो वो टाइम पे अगर हम लोग वो कंपनी को टेक ओवर करेंगे तो बहुत ही कम प्राइस में वो कंपनी अपनी हो जाएगी। तो इनिशियल जब भी स्टेज रहता है, जब भी वो कंपनी स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, तभी वो कंपनी में एकदम कम प्राइस में शेयर मिलता है, तो वो टाइम पे शेयर खरीद लो, बाद में अपना ही कंपनी है वो, ठीक है। रिस्क भी है, अगर वो कंपनी नहीं चली, लॉस पे गई, तो अपना भी लॉस होता है। ओके चलो अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, एंट्रीज इन सेलिंग कंपनी।
थिंक जर्नल ही पूछा था, जर्नल एंट्रीज। पहला जो हमने स्टेप सीखा है वैसे ही फॉलो करना है। स्टेप 1, ट्रांसफर बैलेंस शीट, बुक वैल्यू। उस पर फर्स्ट एंट्री बैलेंस शीट में है पीपी करंट असेट। ये पीपी और करंट असेट हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। पीपी है 6, करंट असेट है 134। नंबर 2, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। एक यहाँ पे करंट लाइबिलिटी है, एक यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन है। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज है 115, अनसिक्योर्ड लोन है 10। रियलाइजेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यूड वाला लिखने का, ऑथोराइज नहीं, वो इन्फॉर्मेशन है। 5 रुपीज इक्विटी शेयर, अदर इक्विटी 10 रुपीज। यहाँ पे दोनों का स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2, रिकॉर्ड पीसी एंड रिसीव पीसी। पहला रिकॉर्ड पीसी। अब यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट दो अलग अलग ट्रीटमेंट फॉलो करता है। ये सब में वो जो एक ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है, तो मैं वो ट्रीटमेंट बता देता हूँ। वो ट्रीटमेंट अगर तुम एग्जाम में फॉलो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे 5 करोड़ शेयर पे 1 करोड़, सॉरी 5 शेयर पे 1 शेयर, तो 0.5 करोड़ शेयर्स पे 0.1 करोड़ शेयर्स, हर एक शेयर 12 रुपये पे इशू करना है। तो नेट एक्चुअली 0.1 करोड़ शेयर इशू नहीं कर रहे, 0.04 करोड़ शेयर इशू कर रहे। लेकिन हम लोग बताए गए ऐसे कि हम लोग को टोटल 0.1 करोड़ शेयर ऑफ 12 ईच मिलने वाला है।
ये मिलेगा फ्रॉम गुड लिमिटेड। तो जब हम लोग एंट्री यहाँ पे लिखेंगे पीसी रिसीवेबल, तो उसमें हम लोग बताएंगे कि हम लोग को 0.1 करोड़ शेयर मिलेगा ऑफ ₹12 ईच। जो प्रपोर्शनेट माइनस करना है वो भी माइनस नहीं करेंगे, टोटल ही बताएंगे। तो 0.1 इंटू 12 यानी कि 1.2 करोड़। एंट्री आएगा गुड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1.2 करोड़। being total PC receivable. Number 2, PC received। हम लोग को इक्विटी शेयर ऑफ गुड लिमिटेड मिलेगा। कितना मिलेगा? तो जितना एक्चुअल है उतना ही मिलेगा, यानी कि 0.4 करोड़ शेयर, 0.04 करोड़ शेयर्स ऑफ 12 ईच, यानी कि 0.48 का पीसी मिलेगा। ठीक है, 0.04 करोड़ शेयर्स ऑफ 12 ईच, यानी कि 0.48 करोड़ हम लोग को पीसी मिलेगा। मिलने कितने वाला था? तो 1.2 मिलने वाला था टू गुड लिमिटेड, 1.2 मिलने वाला था, लेकिन 1.2 के सामने हम लोग को सब 0.48 ही मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ शेयर होल्डर्स को हम लोग पे नहीं करने वाले। कौन से शेयर होल्डर? जो शेयर्स ऑलरेडी गुड के पास है, शेयर्स हेल्ड बाय गुड लिमिटेड, उसको हम लोग पीसी नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि कितना नहीं मिलेगा? तो 0.72 आएगा। आई थिंक जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वो 0.72। ठीक है, तो ये हम लोग कैंसिल कर रहे पीसी, इतना पीसी नहीं मिलने वाला है, तो सिर्फ 0.48 मिलेगा जो आउटसाइड शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि 1.2 टोटल मिलना चाहिए था अगर इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट का चक्कर नहीं रहता। तो वो 1.2 में से 40% हम लोग को मिलेगा जो आउटसाइड शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, और जो 60% है वो हम लोग को नहीं मिलेगा क्योंकि वो गुड के पास है। तो गुड अपना शेयर वहाँ पे अपना प्रोपोर्शनल जो शेयर्स है वो हम लोग को नहीं दे रहा है। वो बोल रहे कि जो आउटसाइडर्स को चाहिए वो ले लो, जो शेयर्स हमारा है उसके लिए हम लोग पैसे नहीं दे रहे। ठीक है, तो बीइंग एक्चुअल पैसे रिसीव्ड और शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइड शेयर होल्डर्स। ठीक है, जो ऑलरेडी गुड के पास है वो हम लोग को नहीं मिल रहा। ये एंट्री समझा क्या? मुझे बताओ। एवरीवन, एंट्री आया सरोज भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ सकते हैं। पर मेरे को समझ में नहीं आया। You transfer the whole PC to good limited account and equity shares holders में पूरा बैलेंस रहेगा, जो इक्विटी शेयर कैपिटल का वो ट्रांसफर होगा, राइट? ये ये जो हमने वर्किंग किया ना 0.3 करोड़ शेयर्स पे कितना शेयर्स मिलना चाहिए, वो शेयर्स वो लोग अपने को नहीं दे रहे, जिसका वैल्यू है 0.72 करोड़। तो वो हमने यहाँ पे कैंसिल किया। तो 1.2 में से 0.2 नहीं मिलेगा, 0.72 नहीं मिलेगा, तो 0.48 ही मिलेगा जो एक्चुअल पीसी यहाँ पे हमने फाइंड किया है। ओके।
ओके चलिए अभी बाकी सबको भी समझाना है एवरीवन। यस सर। यस सर। ओके ओके ये ना ये वाला पार्ट ये उन्होंने कुछ समय ही किया है, ऐसा हर समय नहीं किया है। तो रेगुलर समय में लोग क्या करते हैं डायरेक्टली जितना एक्चुअल पीसी है ना 0.48 वो ही डायरेक्ट यहाँ पे रिसीवेबल बताएंगे, ठीक है, और वो ही यहाँ पे रिसीव करेगा। तो ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं। हमने 0.48 रिसीवेबल बताया और उतना ही हमने रिसीव किया। तो ये जो 0.27 का 0.72 कैंसिल करना है वो कैंसिल करने वाला पार्ट वो लोग बताते ही नहीं है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल ट्रीटमेंट है, पीसी रिसीवेबल बताओ, पीसी रिसीव करो। कौन सा पीसी? जो एक्चुअल पीसी है वही। ये सब झंझट में पढ़ने का नहीं कि पहले 1.2 बताओ उसमें से 0.72 कैंसिल करो तो 0.48 आएगा वगैरह। तो ये भी एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो उन्होंने कुछ समय यूज़ किया है, ठीक है। और दूसरा ट्रीटमेंट यहाँ पे मैंने जो बताया वैसे कि 1.2 पूरा रिसीवेबल बताओ, एक्चुअली रिसीव करो सिर्फ 0.48 जो एक्चुअल पीसी है और बाकी का इक्विटी शेयर के सामने कैंसिल कर दो, ठीक है। ये दूसरा ट्रीटमेंट है। तो इसे दो ट्रीटमेंट्स इसका इंस्टीट्यूट अलग अलग समय फॉलो करता है। तो एग्जाम में डाले तो लोग ये 0.48 वाला ट्रीटमेंट फॉलो करोगे तो भी चलेगा, ये वाला 1.2 वाला बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके अभी स्टेप 3 का पहला सेल ऑफ असेट नॉट टेकन ओवर। ये नॉट एप्लीकेबल है, सभी असेट टेक ओवर हो चुका है। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इज नॉट टेकन ओवर, सभी लायबिलिटीज टेक ओवर हो चुका है तो ये भी नॉट एप्लीकेबल है। पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये सब में दिया ही नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सब में प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। सब में सिर्फ इक्विटी शेयर दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब रियलाइजेशन अकाउंट में 140 डेबिट हुआ, सेकेंड एंट्री में 125 क्रेडिट हुआ, थर्ड एंट्री में रियलाइजेशन है ही नहीं, फोर्थ एंट्री में 1.2 वाला अभी मैं कवर कर रहा तो 1.2 क्रेडिट हुआ, ये हो गया। इसके बाद में ये वाला एंट्री इस पर रियलाइजेशन नहीं है और बाकी कोई एंट्री है ही नहीं तो तुम लोग को रियलाइजेशन लॉस होगा। कितना आ रहा है? 13.8. ये तुम लोग का बैलेंस है, ठीक है। ऑब्वियसली जर्नल में ये सब वर्किंग मत बताना, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे बता दूँ तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 14.8, being realization loss transferred to equity shareholder. Last step, step number 5, payment to equity shareholder. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, सिर्फ एक ही चीज़ मिला है, इक्विटी शेयर इन गुड लिमिटेड 0.48 का शेयर्स मिला है।
ये एंट्री के बाद तुम लोग का इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टैली होना चाहिए, तो देख लेते हैं। पहले दो एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर है 15, ग्रेट। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट हुआ 0.72, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 14.8 रियलाइजेशन लॉस डेबिट हुआ। सर 13.8। 13.8, ओके। ये रियलाइजेशन लॉस डेबिट हुआ, और ये वाले एंट्री में 0.48 टीसी मिला। ये टैली हो रहा है क्या? 15 हो रहा है टोटल। यस सर। हुआ ना? यस सर। सर रिजर्व भी ट्रांसफर किया ना? हाँ रिजर्व लिया ना, ये 15 उस पर रिजर्व भी आ गया ना, 5+10। यस यस। ओके, तो ये सेलिंग कंपनी का एंट्रीज अपना कवर हो गया। सर थोड़ा ऊपर कर। हाँ सर, नीचे नीचे। ये सब ऐसा एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप 3 उस पर 1 2 3 वगैरह नहीं रहेगा, लिखने का ही नहीं। ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि तुम लोग जब भी सम प्रैक्टिस करो तो तुम लोग को ऑटोमेटिकली ये स्टेप याद आए और एग्जाम में तुम लोग ये फॉलो करो। बाकी ऐसा स्टेप का हेडिंग वगैरह को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 बाय 1 एंट्री लिखने का स्टार्ट करना था। हो गया कंप्लीट? सर लास्ट वाला एंट्री।
परचेसिंग कंपनी का एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री बिजनेस टेक ओवर वाला एंट्री, एनए को बेस बनाना है। पीपी अकाउंट डेबिट, करंट असेट्स अकाउंट डेबिट, टू करंट लायबिलिटीज अकाउंट, टू unsecured loan from Good Limited account, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर इश्यू कर रहे हैं तो पीसी से अपन वो लेंगे 0.04 शेयर्स ऑफ 12 इच। 12 में से 10 रुपीज़ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू और 2 रुपीज़ जाएगा प्रीमियम में। तो 0.04 इंटू 10, 0.4 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इस पे 0.04 इंटू 2, 0.08। अब इसके साथ तुम लोग को एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा जो आएगा इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करना। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बैड लिमिटेड, फेयर वैल्यू पे अपन उसको राइट ऑफ करेंगे। फेयर वैल्यू हमने उसका फेयर वैल्यू निकाला था यहाँ पे, फेयर वैल्यू है 0.72, ठीक है 0.72। ये लिखने के बाद जब एंट्री को तुम लोग क्लोज करोगे तो दोनों को मिलेगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। चेक करो कितना आ रहा है। थर्टीन पॉइंट एट 13.8। ये मैच होना चाहिए डिफरेंस के साथ। 13.8 कैपिटल रिजर्व आया समझ में एवरीवन? ये तो मतलब बैलेंस फिगर है जो डिफरेंस के साथ मैच होते हैं। सर एक डाउट था हाँ सर, इन सेलिंग कंपनी इक्विटी शेयर्स तो पूरा ट्रांसफर किया अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में, हाँ बट जो परचेज कंसिडरेशन देने को आया वो सिर्फ अपन जो अदर आउटसाइडर्स है वो लोग को ही दे रहे, तो वो भी पूरा ही ट्रांसफर करना पड़ेगा क्या इक्विटी शेयर कैपिटल में, शेयर होल्डर्स में? हमने जो ऑलरेडी 60% शेयर गुड के पास था ना वो पहले ही प्रोपोर्शनल कैंसिल कर दिया है 0.72। ओके हाँ वो पहले ही चला गया। अभी हम लोग 0.48 ट्रांसफर कर रहे हैं तो दोनों मिला के 1.2 टोटल पीसी कवर हो गया। यस 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 समझा? यस यस।
ओके, अब ये एंट्री में हमने जो इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ किया ना, वो उसका फेयर वैल्यू यानी कि 0.72 कैंसिल किया। जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट था एक्चुअली वो 3 रुपीज़ है, तो 3 रुपीज़ में से हमने 0.2 और 0.72 कैंसिल किया, तो बाकी के इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूरा बुक से जाना चाहिए ना, तो 3 में से हमने सिर्फ 0.72 कैंसिल किया, उसका फेयर वैल्यू। तो बाकी इन्वेस्टमेंट का क्या करोगे? वो तुम लोग को राइट ऑफ करना पड़ेगा अगेंस्ट पीएनएल अकाउंट, रेगुलर पीएनएल अकाउंट। जितना उसका फेयर वैल्यू था वो ऑटोमेटिकली गुडविल या कैपिटल रिजर्व के सामने एडजस्ट हुआ। अगर हमने ये बिजनेस को टेक ओवर नहीं किया रहता, ठीक है, अगर ये बिजनेस को हमने टेक ओवर नहीं किया रहता तो अपने बुक्स में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3 करोड़ रहता, जबकि उसका फेयर वैल्यू 0.72 है। तो ए से बोलता है कि अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि जिसका वैल्यू परमानेंटली डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, जिसका वैल्यू डिक्लाइन हुआ है, तो वो केस पे वो इन्वेस्टमेंट को तुम लोग को राइट ऑफ करना पड़ता है इन पीएनएल अकाउंट। अगर तुम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग याद रहेगा, इंटर में था कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नहीं था सर। ओके, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग तुम लोग को कहाँ पे आएगा? बीवीएम में उसका एक छोटा सा पार्ट आएगा, ठीक है। तो तभी तुम लोग को समझ में आएगा कि ए से बोलता है कि जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट तुम लोग बनाते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो बनाते हो, तो इन्वेस्टमेंट को तुम लोग को वैल्यू करना है कॉस्ट और इट्स NRV विच एवर इज लेस। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट का NRV 0.72 है, फेयर वैल्यू मीन्स इट्स मार्केट वैल्यू, तो अगर उसका फेयर वैल्यू 0.72 है और उसका कॉस्ट है 3, तो जो बाकी का डिफरेंस का अमाउंट है वो तुम लोग को वैसे भी पीएनएल में राइट ऑफ करना था एज पर एस। तो वो एंट्री तुम लोग यहाँ पे अलग से पास करोगे टू राइट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। और जो 0.72 बाकी रहेगा राइट ऑफ करने के बाद, दैट यू आर राइटिंग ऑफ अगेंस्ट गुडविल या कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो ऑन अकाउंट ऑफ अमालगमेशन है, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3 will be written off to ₹0.72 through PNL account, ठीक है। पीएनएल अकाउंट के थ्रू तुम लोग उसको राइट ऑफ करोगे। अभी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? Now value of investment will become ₹0.72. Such 0.72 will be written off in entry 1 against goodwill और कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो पहले तुम लोग क्या करोगे? 3 का वैल्यू कम करके 0.72 पे लेके आओगे, और वो लाने के लिए कौन सा अकाउंट यूज करोगे? तो पीएनएल अकाउंट यूज करोगे। एक बार वो 0.72 पे आ गया तो वो 0.72 तुम लोग एंट्री नंबर 1 में राइट ऑफ करोगे, और ये लिखने के बाद तुम लोग को गुडविल या कैपिटल रिजर्व बैलेंस से फिगर आ रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो ये 0.72 राइट ऑफ हो रहा है अगेंस्ट गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो पहले तुम लोग को ये वाला एंट्री कवर करना है कि 3 को कम करके 0.72 पे लेके आना है, और इसके लिए एंट्री पास करोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन बैड लिमिटेड। कितना अमाउंट? तो 3 माइनस 0.72 कितना आएगा बताओ? 2.28
being investment return of its fair value। ठीक है, हम लोग उसको फेयर वैल्यू पे लेके आए और ये लेके आने के लिए कंपलसरी पीएनएल अकाउंट यूज करना है। सर ये Everyone ये इन्वेस्टमेंट हाँ, इन बैड लिमिटेड एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बैड लिमिटेड सेम एक अकाउंट ही है क्या? एक ही है। ओके, एवरीवन समझ में आया ये? इसका लॉजिक वगैरह समझा? तो बैलेंस शीट में 3 रुपये इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे तो उन्होंने 2.28 से इन्वेस्टमेंट को कम किया, तो अभी बैलेंस कितना बाकी रहा? 0.72। वो बैलेंस उन्हें यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया, तो अभी बैलेंस कितना बाकी रहा? 0। तो इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा अपने बैलेंस शीट से निकल गया। 0.72 फेयर वैल्यू यहाँ से राइट ऑफ हुआ और 2.28 पीएनएल के सामने राइट ऑफ हुआ। ठीक है, पीएनएल को हम लोग अदर इक्विटी में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये एक्चुअली अदर इक्विटी अकाउंट है। एवरीवन बोलो, समझ में आया कि ये? कुछ नहीं समझा रहेगा तो पूछो। आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. ओके, श्योर समझा ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट। चलो अभी ये एक एक्स्ट्रा पार्ट था जो हम लोग को सब में कवर करना था। एंट्री नंबर 1 अपना हो गया। अभी एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन अगर कुछ रहेगा तो हम लोग को कवर करना है। एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन में एडजस्टमेंट में तो कुछ नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ पीसी कैसे पे करना है वो उन्होंने बताया था, लेकिन यहाँ पे एक लोन है, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम गुड लिमिटेड 10 रुपीज़ का, और यहाँ पे वो असेट है, तो ये इंटर कंपनी डेटा क्रेडिटर टाइप होगा, तो तुम लोग को ये क्रॉस कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ठीक है, ये अपन एंट्री पास करेंगे। अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम गुड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू लोन गिवन बैड लिमिटेड अकाउंट। 10 रुपीज़ का लोन था, ये इंटर कंपनी है जो हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे। इंटर कंपनी लोन कैंसिल। दोनों कंपनीज एक हो गई, तो मैं ही गुड हूँ मैं ही बैड, तो मैंने खुद से लोन दिया है, तो ना मेरे लिए वो असेट रहा ना मेरे लिए लायबिलिटी रहा, तो मैं वो क्रॉस कैंसिल कर रहा है। ये असेट है लोन गिवन, और ये लोन टेकन ये लायबिलिटी है। ठीक है, तो लायबिलिटी टू असेट ये अपना एंट्री हो गया। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो अभी हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं।
31 मार्च 18 का बैलेंस शीट है। चलो फर्स्ट असेट्स, नॉन करंट असेट, उसके अंदर पहला पीपी। वो लोग ने ये पीपी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ब्रेकअप दिया था कॉस्ट और डिप्रिसिएशन का। यहाँ पे कॉस्ट डिप्रिसिएशन, तो इसके लिए हम लोग को नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। नोट नंबर 1, कॉस्ट में दोनों के कॉस्ट को ऐड करेंगे। 80 + 40 120। उसका फेयर वैल्यू दिया नहीं था। ठीक है, तो जो बैलेंस शीट वैल्यू था उसी पे हमने टेक ओवर किया है, वरना तुम लोग को फेयर वैल्यू यहाँ पे लेना। लेस डिप्रिसिएशन, ये भी दोनों का ऐड करेंगे। 60 + 34 94। तो तुम लोग को मिलेगा WDV 20 + 6 26। डी आएगा डायरेक्टली करंट एसेट दिया है। इन्वेस्टमेंट एक था लेकिन वो तो राइट ऑफ हो गया, वरना ये फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट में अपन लिखते हैं, ये अपन पूरा राइट ऑफ कर चुके हैं, तो ये नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म लोन टू बैड लिमिटेड ये भी एक था, लोन्स करके एक हेडिंग है, उस पर जाता ही है, लेकिन ये भी राइट ऑफ हो चुका है। हमने वो एंट्री पास किया लाइबिलिटी टू असेट, तो ये खत्म हो गया। तो अभी एक ही एसेट बाकी रहा जो है करंट एसेट्स। तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में नंबर 2 करंट एसेट्स, इसका कोई ब्रेकअप दिया नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग को अमाउंट लिखना है, नोट वगैरह भी कुछ जरूरत नहीं है। इसका करंट एसेट है 134 सेलिंग का, और परचेजिंग का करंट एसेट्स है 200। तो 134 + 200 334।
असेट साइड खत्म हो गया, टोटल लाइबिलिटीज, उस पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फर्स्ट इक्विटी, उस पर इक्विटी शेयर कैपिटल, नोट नंबर 2, सबसे पहले ऑथोराइज्ड, आई थिंक ऑथोराइज उन्होंने दिया हुआ है, 25 रुपीज़ डायरेक्टली दे रही है, 25। इश्योर्ड सब्सक्राइब एंड पेड अप में 12 रुपीज़ ऑलरेडी है, तो 25 ऑथोराइज और ये 12, ऑलरेडी 12 रुपीज़ है और हमने पीसी में 0.48 शेयर, सॉरी 0.04 शेयर इश्यू किया ऑफ 12, तो उसमें से 10 रुपये जाएगा कैपिटल में, 2 रुपये जाएगा प्रीमियम में। 12 रुपीज़ वहाँ पे दिया था ऑफ 10 ईच, यानी कि 1.2 शेयर्स, ठीक है। 1.2 प्लस 0.04, 1.2 ऑलरेडी है प्लस 0.04, यानी कि 12.04, 1.24 equity shares of rupees 10 each will be paid. 12.4. अच्छा, एक चीज़ जो पहले के समय भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर तुमने कोई शेयर इशू किया जिसके लिए तुमको कैश नहीं मिला तो उसका नोट लिखना कंपलसरी है, ठीक है। अगर तुमने कोई शेयर इशू किया जिसके लिए तुमको कैश नहीं मिला तो उसका नोट लिखना कंपलसरी है। तो वो नोट क्या लिखना है कि आउट ऑफ द अबव 0.04 equity shares are issued in the scheme of amalgamation for consideration other than cash. स्टार्टिंग का वर्ड कुछ भी रखो चलेगा, एंड का वर्ड तुम लोग को ये आना ही चाहिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। अमालगमेशन के हर सम में जहाँ पे तुम लोग बैलेंस शीट बनाओगे, और अमालगमेशन के हर सम में जहाँ पे तुम लोग बैलेंस शीट बनाओगे वहाँ पे तुम लोग को ये नोट लिखना कंपलसरी है, और जितना शेयर तुम लोग ने पीसी के फॉर्म में इश्यू किया रहेगा वो तुम लोग को यहाँ पे बताना, ठीक है। तो विदाउट फेल याद रखना कि तुम लोग को ये डिस्क्लोज करना है हर सम में। इक्विटी शेयर के जो नोट बनाओगे वो नोट के अंदर ये नोट आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर के लिए है, कोई भी चैप्टर कि जहाँ पे शेयर इश्यू किया लेकिन उसका पैसा नहीं मिला वहाँ पे ये शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट है कि तुम लोग को COTC का नोट लिखना है। COTC यानी कि कंसिडरेशन अदर देन कैश, COTC, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ COTC के। एक तो अमालगमेशन में शेयर इशू किया वो आएगा, दूसरा बोनस शेयर इशू करते हैं कंपनीज, तो वो जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करेगा ना, सॉरी वहाँ पे भी तुम लोग को COTC का नोट लिखना कंपलसरी है, क्योंकि बोनस शेयर के लिए पैसा नहीं आता, ठीक है। तो ये विदाउट फेल लिखना, वरना 1 मार्क इसका वो लोग कट करते हैं।
तो 12.4. नेक्स्ट अदर इक्विटी. अदर इक्विटी में तुम लोग को ब्रेकअप तो दिया नहीं है कि अदर इक्विटी में क्या क्या है. 88 रुपीज़ दिया है, इसका तो लोग टेक ओवर करते ही नहीं है, तो 88 रुपीज़ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. हमने इन्वेस्टमेंट पीएनएल के सामने राइट ऑफ किया, तो वो पीएनएल का बैलेंस कम होगा. पीएनएल यानी कि अदर इक्विटी में ही इंक्लूड है, तो 2.28 ये माइनस होगा इन्वेस्टमेंट का. ठीक है. इसके अलावा हम लोग आई थिंक नोट बना लेंगे, वो बेटर रहेगा. नोट नंबर 3. अदर इक्विटी ऑफ गुड लिमिटेड 88 less investment return of 2.28 2.28. इसके अलावा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन पीसी में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है 0.04 शेयर इश्यू किया था इंटू 2 रुपीज़ का प्रीमियम 0.08. ठीक है. इसके अलावा ये परचेजिंग का खुद का अदर इक्विटी, उस पर जो उसे इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ किया वो माइनस किया. एनए में कोई रिजो रहता नहीं है, पीसी में सिक्योरिटीज प्रीमियम था. अभी आ जाओगे डिफरेंस पे. डिफरेंस में तुम लोग को कैपिटल रिजो मिला था, कैपिटल रिजो 13.8. ये भी अदर इक्विटी का पार्ट है. ये तुम लोग का डिफरेंस वाला पार्ट. ठीक है. अब ये सबको तुम लोग प्लस माइनस करोगे तो तुम लोग को मिलेगा टोटल. ये एक माइनस है 2.28. 99.6. चलो अभी लाइबिलिटीज. पहला नॉन करंट लाइबिलिटी. आई थिंक नॉन करंट लाइबिलिटी में एक ही लाइबिलिटी था, लोन फ्रॉम गुड, वो हमने राइट ऑफ कर दिया. ठीक है, तो ये चला गया. तो एक ही लाइबिलिटी बाकी रहेगा करंट लाइबिलिटीज 133 और 115. कितना आएगा? $248. टोटल
आ रहा है 334 सर 360 360 कितना डिफरेंस है? नहीं सर, सेम है, ऊपर भी 360 था। अच्छा ये भी 360 है। यस Yes, sir. तो यहाँ पे फाइनली सम अपना खत्म हुआ। ये वाला नोट वो सम नंबर 3 में हमने बैलेंस शीट बनाया था, और जहाँ जहाँ पे बैलेंस शीट बना ना वहाँ पे ये नोट लिख देना याद करके।